नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम पेपर 3 पढ़ना प्रारंभ करेंगे जिसका नाम है विज्ञान एवं तकनीकी। आज इस लेक्चर में हम पाठ्यक्रम पर परिचर्चा या सिलेबस डिस्कस करेंगे ताकि हमारे पास में इस पेपर को तैयार करने की एक बेहतर रणनीति हो, स्ट्रेटजी हो तथा एक नए अप्रोच के साथ में हम इस पेपर को बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे से तैयार कर सकें। इसका कारण ये है कि एमपीपीएससी के पुराने सिलेबस में साइंस को या विज्ञान का उतना अधिक वेटेज नहीं था। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संयुक्त रूप से कम मात्रा में प्रश्न पूछे जाते थे, परंतु नए सिलेबस में फिजिक्स यूनिट 1 में फिजिक्स, यूनिट 2 में केमिस्ट्री, यूनिट 3 में बायोलॉजी को जोड़ा गया है। अर्थात अब 90 नंबर के प्रश्न पूछे जाने कन्फर्म है। इसीलिए इन 3 यूनिट के साथ में यूनिट 4 कंप्यूटर, यूनिट 5 मैथ्स, यूनिट 6 हेल्थ और यूनिट 7 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर हमें चर्चा करना यहाँ पर आवश्यक है। और इस चर्चा की मैं शुरुआत इस पेपर के सकारात्मक बिंदु या जो पॉजिटिव पॉइंट है उसको लेकर करना चाहूँगा। तो पेपर 3 या हम कह सकते हैं कि यूनिट 1 से लेकर यूनिट 7 के जो पॉजिटिव पॉइंट है या सकारात्मक बिंदु है हम उन पर यहाँ पर सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो पेपर 3 की सबसे अच्छी बात यह है कि ये अन्य पेपर की तुलना में स्कोरिंग पेपर है। उसका कारण क्या है कि अन्य पेपर्स में अगर आपको उत्तर आता है और आपने बहुत ही अच्छा उत्तर लिखा है तब भी इस बात की संभावना बहुत ही कम है कि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सके, क्योंकि जब आप साहित्यिक भाषा लिखते हैं या किसी भी बात पर अपना विचार प्रस्तुत करते हैं तो संभावना ये होती है कि एग्जामिनर आपके विचारों से सहमत ना हो पाए, परंतु यहाँ पर आपको तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिद्धांत या जो वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रतीक चिन्ह है या फिर जो शब्दावली है उसका आप प्रयोग करेंगे तो कम से कम संभावना होती है आपके नंबर कटने की। अतः यदि आप फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कंप्यूटर का या फिर साइंस टेक्नोलॉजी का कोई उत्तर लिखेंगे, आपने अच्छी शब्दावली का इस्तेमाल किया है, जो सिद्धांत हैं या जो भी प्रश्न पूछा है उसका आपने सही से उत्तर दिया है, तो आपके नंबर कटने की गुंजाइश कम है और आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिलेंगे। इसीलिए ये जो पेपर है ये अन्य पेपर की तुलना में स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा, स्कोरिंग पेपर होगा। और जिन स्टूडेंट्स का मैथ्स का या साइंस का बैकग्राउंड है उनके लिए तो ये एक प्लस पॉइंट होगा, राइट। तो पहला पॉजिटिव पॉइंट ये है कि पेपर 3 एक स्कोरिंग पेपर है। दूसरा ये है कि इस पेपर की तैयारी हम कम से कम समय में कर सकते हैं, क्योंकि अन्य पेपर में हमको कई किताबों से कई जो है टॉपिक्स को लेना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है, परंतु इस पेपर में ये है कि इस पेपर में आप एनसीईआरटी की बुक्स हैं या कोई भी 1-2 जो अच्छी किताबें हैं उनको अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं और उनके जो जितने भी कंसेप्ट्स हैं, उनकी जो बारीकियां हैं, जो सिद्धांत हैं, राइट, उसको आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आप कम से कम समय में इस पेपर की बहुत अच्छे से क्या कर लेंगे, तैयारी कर पाएंगे। तीसरा ये है कि ये पेपर एक स्टैटिक पोर्शन है। आपका जितना भी जो मेंस का सिलेबस है उसमें ये बहुत ही अधिक क्या है, स्टैटिक्स है, क्योंकि साइंस में चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ्स हो, उनकी थ्योरम्स में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। इसीलिए एक बार जो सिद्धांत को, जिस कंसेप्ट को आपने अच्छे से समझ लिया है उसमें आपको एक बार तैयारी कर लेने के बाद में उसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा, राइट, तो इकोनॉमिक्स में हो सकता है कि सरकार किसी भी विषय पर नई योजनाएं लेकर आ जाए या फिर नया आर्थिक जो सर्वेक्षण है उसमें जो है
अर्थव्यवस्था से संबंधित नए आंकड़ों को हमको अपडेट करने की आवश्यकता होती है। और जब भी हम एग्ज़ाम में प्रिपेयर होंगे तो अर्थव्यवस्था के या फिर अन्य जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं वो हमको अपडेट करने पड़ते हैं। इसीलिए हमको बार बार जो है उस सब्जेक्ट को, जैसे इकोनॉमिक्स है या और दूसरे सब्जेक्ट हैं जो कि करंट अफेयर से जिनका संबंध होता है, उनको अपडेट करने की आवश्यकता होती है, राइट। परंतु ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको एक बार आपने तैयार कर लिया तो फिर आपको इसको अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। फिर पांचवी इसकी ये प्लस पॉइंट है कि अगर आपने एक बार इसको तैयार कर लिया तो बहुत ही कम समय में आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो सिद्धांत हैं या जो भी थ्योरीज हैं, जो भी हम यहाँ पर कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे, एक बार अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप इसको बहुत ही कम जो है शॉर्ट में सिनॉप्सिस बना सकते हैं, फॉर्मूलों को लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया तो हो सकता है कि पूरा का पूरा टॉपिक ही आपको समझ में आ जाए। तो फिजिक्स में चाहे केमिस्ट्री में अगर आपने बहुत ही शॉर्ट में फॉर्मूले लिखे हैं या फिर कोई भी सिद्धांत पढ़ी है, कोई भी थ्योरम याद कर ली है, तो आप अगर उसको समझ चुके हैं तो उसको कम से कम समय में रिवाइज कर सकते हैं। तो ये है पेपर 3 के पॉजिटिव पॉइंट्स। आप अगर अच्छे से तैयारी करते हैं तो बेशक ये आपके लिए बहुत ही स्कोरिंग पेपर रहेगा, आप कम समय में तैयारी कर पाएंगे। ये एक स्टैटिक पोर्शन है, आपको बार बार अपडेशन की आवश्यकता नहीं होगी और साथ ही साथ आप रिवीजन भी कम समय में कर लेंगे। ये पेपर 3 के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। साथ ही साथ अगर हमने सकारात्मक बिंदुओं पर चर्चा की है तो चर्चा में अगर हम लॉजिक लगाएं या तर्क का प्रयोग करें तो हमें यहाँ पर नकारात्मक बिंदु भी समझ लेना चाहिए ताकि हम एक बेहतर रणनीति बना सके। तो पेपर 3 यूनिट 1 से लेकर 7 तक के कुछ नकारात्मक बिंदु भी हैं, राइट, नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। और उसमें पहला ये है कि अन्य विषय की तुलना में अगर आपने कोई भी गड़बड़ी की है, आपने सही से सिद्धांत को समझाया नहीं है या गलत समीकरण लिखा है, गलत फॉर्मूला पुट किया है, तो आपकी आसानी से पकड़ में आ सकती है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ देखनी है, राइट। चाहे वो फिजिक्स का कोई भी प्रश्न हो, बायोलॉजी का प्रश्न हो या केमिस्ट्री का कोई भी प्रश्न हो, हर एक प्रश्न की जब आप उत्तर लिखेंगे तो उसमें तकनीकी जो शब्दावली है वो उस पर पेपर जो है चेक करने वाला जो है उन तकनीकी शब्दावलियों को पहले देखेगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला है, कोई समीकरण है, कोई प्रतीक चिन्ह है, कोई सिद्धांत है, तो उस सिद्धांत को पहले चेक किया जाएगा। और अगर आपने उत्तर लिखते समय किसी फॉर्मूले में कोई गलती कर दी है, कोई सिद्धांत को आपने गलत तरीके से लिख दिया है, तो आपकी जो गलतियां हैं वो आसानी से पकड़ में आ जाएंगी। और अगर पकड़ में आ जाएंगी तो सीधी सी बात है आपके नंबर कटेंगे। क्योंकि कई बार एग्जामिनर के पास में भी जब एग्जामिनर कई कॉपीज़ को चेक करता है तो जो जैसे बाकी के जो पेपर्स हैं उनमें वो एक एवरेज लेकर चलता है कि भाई अगर स्टूडेंट्स ने इस लेवल का उत्तर लिखा है तो वो आपको एवरेज मार्क्स देकर जो है सरसरी निगाहों से आपका प्रेजेंटेशन देखते हुए आपकी कॉपीज़ को चेक कर देते हैं। परंतु साइंस के केस में कई बार क्या होता है कि जो एग्जामिनर है वो उत्तर के आधार पर या जो प्रश्न है प्रश्न के आधार पर कीवर्ड्स को सर्च करता चला जाता है, फॉर्मूले को देखता चला जाता है, और इसी वजह से जो एग्जामिनर है उसके लिए बहुत ही आसान हो जाता है कि अगर आपने गलतियां की हैं तो आपकी गलतियां पकड़ में आ जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि साइंस में चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कंप्यूटर हो, गणित हो या फिर साइंस टेक हो, जो पारिभाषिक शब्दावली है वही आपको इस्तेमाल करने हैं, उचित प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करना है, उचित फॉर्मूलों का प्रयोग करना है। इसमें आप मन से अपने अनुसार जो है प्रतीक चिन्हों को प्रयोग नहीं कर पाएंगे। दूसरा नकारात्मक पॉइंट इसका ये है कि अगर आपने किसी भी टॉपिक को एक बार पढ़ा है और अगर आप उसको याद करने में कठिनता महसूस कर रहे हैं या फिर आपने पढ़ा नहीं है तो आप यहाँ पर काम चलाऊ जो उत्तर है वो नहीं लिख सकते हैं। बाकी के और पेपर्स की बात करें तो अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा है
लेकिन गलती से जो प्रश्न पूछा गया है उसके बारे में आपने नहीं पढ़ा है, तब भी आप कॉमन सेंस के आधार पर कुछ ना कुछ उत्तर जरूर लिख देंगे। और अगर आपकी उत्तर शैली बहुत अच्छी है तो आपको हो सकता है एवरेज मार्क्स भी मिल जाए, भले ही आपने उसको पढ़ा या नहीं पढ़ा। लेकिन साइंस में ये है कि अगर आपने टॉपिक पढ़ा है, आपको आता है, और तभी आप लिख पाएंगे। यदि आपने नहीं पढ़ा है या फिर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया है जो सिलेबस से बाहर है या आप नहीं पढ़ पाए थे, तो उसमें आप जो है काम चलाओ उत्तर, राइट, या एवरेज आंसर भी नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको टू द पॉइंट ही लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि टू द पॉइंट लिखने के लिए जितने भी टॉपिक हैं उस हर एक टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कर सकते कि मैंने ये वाला पॉइंट अच्छे से तैयार कर लिया, ये सेगमेंट मेरा अच्छा है तो इसके बलबूते पे मैं ये इस टॉपिक से अगर कोई प्रश्न आएगा तो मैं लिख दूंगा। ऐसा इसमें नहीं होगा। जितने भी टॉपिक हैं वो आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। और इसका एक कारण और है कि जो दरअसल सिलेबस दिया है वो काफ़ी उलझा हुआ है, मकड़ी के जाल जैसा है। सबसे पहले आपको सुलझाना पड़ेगा, फिर आप जो है टॉपिक को तैयार कर पाएंगे। तो सिलेबस भले ही आपको देखने में बहुत छोटा लगे, लेकिन फिजिक्स है, बायोलॉजी है, उनका सिलेबस अच्छा खासा जो है विस्तृत है। हम इस पर भी चर्चा करेंगे। फिर यहाँ पर आपका जो डायग्राम है वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अन्य पेपर की तुलना में यदि आप फ्लो चार्ट नहीं डाल पा रहे हैं, पॉइंट्स में नहीं लिख पा रहे हैं तो चलेगा, लेकिन साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको रिलेटिव जो है डायग्राम्स बनाना आना चाहिए, और यहाँ पर आपको फ्लो चार्ट्स भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो कई बार आपको डायग्राम्स भी बनाने पड़ेंगी, कई बार आपको टेबल्स भी बनानी पड़ेंगी। इसीलिए जो फ्लो चार्ट है, डायग्राम्स हैं, उनका आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप इस चीज़ से नहीं भाग सकते हैं कि मैं तो पैराग्राम में लिख दूंगा, क्योंकि यहाँ पर कई बार चाहे वो मैथ्स की उत्तर लेखन शैली हो, फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, अगर आपको किसी फॉर्मूले को ड्राइव करना है या किसी न्यूमेरिकल प्रश्न को सॉल्व करना है तो उसको विधिवत कहाँ पर बराबर लगाने हैं, कहाँ पर उसका उत्तर लिखना है, वो विधिवत जो है स्टेप्स आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। फिर इसमें आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही अच्छे से किसी भी सिद्धांत को या किसी भी पेपर का, किसी भी प्रश्न का आप उत्तर लिख सकते हैं। यदि आपका प्रस्तुतिकरण अच्छा है तो आप बहुत अच्छे से नंबर ले पाएंगे, लेकिन अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है तो फिर हो सकता है आपको नंबर ना मिल पाए। तो ये इस पेपर के क्या थे, नकारात्मक बिंदु थे। अब हमने यहाँ पर सकारात्मक बिंदु और नकारात्मक बिंदु दोनों पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब हमें इस पेपर को एक नई अप्रोच के साथ में या नए दृष्टिकोण के साथ में इस पेपर की तैयारी करनी है, और मैं यहाँ पर आपको कुछ सुझाव या कुछ रणनीति के प्रमुख बिंदु बताना चाहूँगा, जिसमें पहला ये हो जाएगा कि इस पेपर को तैयार करते समय प्रत्येक टॉपिक के जो कीवर्ड्स हैं उनको हमको जो है उनकी हमारी जो शब्दावली है उसमें समावेश करते चले जाना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अन्य उत्तर जो है वो उसको हम अपनी लैंग्वेज में ढालकर उनको लिखते हैं, लेकिन साइंस में अगर आप किसी भी राशि को, किसी भी सिद्धांत को लिख रहे हैं तो हमारी भाषा का या हमारी जो अपनी लेखन शैली है उसमें जरूर हम उस सिद्धांत को लिख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप पारिभाषिक शब्दावली को ही परिवर्तित कर दें, क्योंकि साइंस ऐसा है जिसमें परिणाम अलग होता है और परिमाण अलग होता है, राइट। गति का अलग अर्थ हो जाएगा तो वेग का अलग अर्थ हो जाएगा, राइट। इसीलिए हम यहाँ पर किसी भी दो चीज़ों को एक साथ या एक रूप में नहीं प्रस्तुत कर सकते। इसीलिए जब भी हम इस पेपर को पढ़ेंगे तो चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, उसकी जो तकनीकी शब्दावली है उसको हम अच्छे से जो है कैच करते चले जाएंगे। दूसरा, इसमें दैनिक जीवन से जो विज्ञान का दैनिक जीवन का प्रयोग, चाहे वो फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, बायोलॉजी में हो, स्पष्ट रूप से हमारे सिलेबस में मेंशन है। इसीलिए चाहे वो कोई सा भी सिद्धांत हो, थ्योरम हो, कंसेप्ट हो, दैनिक जीवन से जो जितने भी उदाहरण हैं वो हमको उत्तर में लिखना चाहिए। फिर तीसरा, यहाँ पर
कि साइंस से संबंधित जो जितने भी फॉर्मूले हैं एवं समीकरण हैं उनका उचित प्रयोग करना चाहिए। और मैं यहाँ पर ये सलाह दूंगा कि यदि आपको केमिस्ट्री में किसी कंपाउंड का किसी कंपाउंड का यदि आपको सटीक फॉर्मूला याद है तभी आप उसको एग्जाम में लिखें, अदरवाइज उसको छोड़ दें। ऐसा ही फिजिक्स में अगर आपको किसी भी सिद्धांत से या किसी भी टॉपिक का एग्जैक्ट फॉर्मूला है या एग्जैक्ट उसका प्रतीक याद है तभी तो आप उसको एग्जाम में मेंशन करें, अदरवाइज छोड़ दें। क्योंकि अगर आपने गलत मेंशन कर दिया तो वो तुरंत की तुरंत जो है पकड़ में आ जाएगा और उल्टा हो सकता है कि आपके मार्क्स कट जाएं। इसीलिए जो फॉर्मूले हैं, जो भी समीकरण है, उसको विधिवत तरीके से हम पढ़ेंगे, समझेंगे और इतनी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप विधिवत तरीके से और सही तरीके से उसको मुख्य परीक्षा में लिख पाएं। चौथा यही है कि जो जितने भी तकनीकी एवं वैज्ञानिक चिन्ह हैं, चाहे वो बल का हो, त्वरण का हो, कोई भी चिन्ह है, सिग्मा हो जाएगा, पाई हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, माइक्रोन हो जाएगा, जो नए नए शब्द हैं, ठीक है। फिर केमिस्ट्री में जो जितनी भी हम केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं उसमें एरो किस ओर होना चाहिए, अगर आयन बन रहा है तो प्लस माइनस कहाँ पर लिखना चाहिए, लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, उन सब का हमको विधिवत तरीके से प्रयोग होना चाहिए या प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि जो जितने भी प्रतीक चिन्ह हैं या फॉर्मूले हैं वो एग्जैक्ट ही लिखने पड़ेंगे। फिर फ्लो चार्ट है, डायग्राम है या पाई चार्ट है, हम इनका यहाँ पर अलग से प्रयोग करते चले जाएंगे। क्योंकि आप देखेंगे कि साइंस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एक टॉपिक से ही अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो दूसरा उस पर जो बेस्ड टॉपिक होता है वो आसानी से समझ में आ जाता है। इसीलिए हम यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और हमारे यहाँ पर फिजिक्स है चाहे केमिस्ट्री है, उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जिनमें सीधा सीधा डायग्राम्स या फ्लो चार्ट ऑटोमेटिक आएंगे। इसीलिए इसके लिए भी आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, ताकि जो विद्युत के जितने भी परिपथ के डायग्राम हैं या सेल के डायग्राम हैं या जो लेंस से या दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं, जो किरण आरेख रे ऑप्टिक्स हो जाएगी, उन सब के आप डायग्राम फ्लो चार्ट आसानी से बना पाएं। और हम प्रयास करेंगे कि इस पेपर में हमारा जो प्रस्तुतिकरण है, प्रेजेंटेशन है, वो बहुत ही अच्छे से हो, ताकि जो सिद्धांत है फिर उसकी व्याख्या है या किसी फॉर्मूले को हम डिराइव कर रहे हैं या किसी बात के तर्क में या किसी सिद्धांत के तर्क में अगर हम उत्तर दे रहे हैं तो हमारी लिखने की जो बुलेट्स पॉइंट्स में लिखने की शैली है या फिर जो विभिन्न फ्लो चार्ट से लिखने की जो शैली है उसमें हमको बहुत ही इजाफा करना पड़ेगा ताकि हमारा आकर्षक प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव हो सके। फिर सातवीं चीज, हमें यहाँ पर अशुद्धियाँ भी कम करनी है। कुल मिलाकर ये है कि लिखने के दौरान जो कई बार हमारी लिखने समय हम जो सामान्य रूप से जो गलतियां कर देते हैं उनको पेपर 3 में नहीं करना है। क्योंकि पारिभाषिक शब्दावलियों में अगर आप थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो वो हो सकता है दूसरा अर्थ देने लगे। फिर चित्रों का अधिक प्रयोग करना है। और एक और ये है कि ये पेपर जो है हमें क्रिएटिविटी दिखाने का एक बहुत अच्छा अवसर देता है। यदि आप आपकी जो है हैबिट को डेवलप कर लें, पाई चार्ट, फ्लो चार्ट, डायग्राम्स को अगर आप आपकी उत्तर शैली में सम्मिलित करते हैं और अगर आप आपकी क्रिएटिविटी दिखाने में सफल हो जाते हैं तो ये पेपर आपके लिए बहुत ही स्कोरिंग हो जाएगा, साथ ही ये एक क्या है, स्टैटिक पोर्शन है। इसलिए एक बार आपने जो इस पेपर को तैयार किया, सीधा परीक्षा से पहले आप इसको बहुत ही कम समय में इसका रिवाइज कर पाएंगे और ये आपको बहुत अच्छे नंबर दिलाएगा। तो ये था एक नया अप्रोच। तो हमें इस नई अप्रोच के साथ में इस पेपर को जो है तैयार करना है। अन्य पेपर की तुलना में जब हम इस पेपर को तैयार करेंगे तो इसकी जो तकनीकी शब्दावलियां हैं उन पर ध्यान देंगे, अधिक से अधिक दैनिक जीवन से संबंधित जो है उदाहरण देने का प्रयत्न करेंगे, फॉर्मूले, प्रतीक चिन्ह है, या समीकरण है, उनको विधिवत तरीके से समझेंगे, याद रखेंगे। उत्तर शैली में पाई चार्ट, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट इनका समावेश करेंगे, प्रेजेंटेशन अच्छा रखेंगे, अशुद्धियाँ कम से कम करने की कोशिश करेंगे और क्रिएटिविटी को बढ़ाएंगे
और स्टैटिक पोर्शन की अच्छे से तैयारी कर लेंगे। ये है इस पेपर को तैयार करने की रणनीति, जो कि नए अप्रोच से है। और इस अप्रोच से अगर हम इसको तैयार करेंगे तो जाहिर सी बात है ये पेपर आपके लिए बहुत ही जो है स्कोरिंग हो जाएगा। अब हमें इस पेपर को याद करते समय कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमको ध्यान देना है। वो पहला ये है कि हमें इस पेपर को जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है। भाई जिनका साइंस बैकग्राउंड है, मुझे पता है वो इस पेपर की तैयारी बहुत कम समय में कर लेंगे, क्योंकि जो साइंस जिन्होंने बीएससी किया है या जिन्होंने 12th तक भी अगर साइंस पढ़ी है तो वो आसानी से चीज़ों को समझ लेंगे और उनके लिए तो ये पेपर बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन जो आर्ट बैकग्राउंड से हैं या जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं वो जल्दबाजी ना करें। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आप मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखते समय या तो आप भूल जाएंगे या फिर थ्योरम को गलत लिख देंगे, या हो सकता है आपका उत्तर ही क्या हो जाए, बिगड़ जाए। इसीलिए जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है वो समय लें। और मैं कम से कम 8 से 9 सालों से साइंस को पढ़ा रहा हूँ, बहुत बारीकी से आपको पढ़ाऊँगा। अगर आप उन बारीकियों को ध्यान में रखेंगे, उत्तर शैली में उनको सम्मिलित करेंगे तो आपके जो है नंबर नहीं कटेंगे। और एक चीज़ और कहूँगा कि अगर आपको कोई भी एक टॉपिक पढ़ने में अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो भले ही आप उसका वीडियो 2 बार देख लीजिए, लेकिन जब वो थ्योरम या वो कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए तभी आप आगे बढ़ेंगे। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। तो सबसे पहले जो भी टॉपिक पढ़ेंगे मैं आपको उसका बेसिक बताऊँगा। अगर आपको एक बार में समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप उस वीडियो को 1 बार या 2 बार देख सकते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा, साइंस में हमको जो है रटने की बजाय समझने पर अधिक ध्यान देना है। चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, अगर आपने समझ लिया तो आप उसको भूल नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपने समझा नहीं, आपने सोचा कि मैं तो बस याद कर लेता हूँ, एग्ज़ाम में याद आ जाएगा सब कुछ, तो ये आपकी गलती साबित हो सकती है। इसीलिए जो भी कंसेप्ट है आप उसको समझें और समझने के बाद में उसको पढ़ें। तो पहले बेसिक क्लियर पर ध्यान दें, फिर उस कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझें। और तीसरा, हमें हर हाल में यहाँ पर फ्लो चार्ट है, डायग्राम है, उसको बढ़ाने की प्रैक्टिस करनी है। डायग्राम को हम अधिक से अधिक जो है इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो तकनीकी शब्दावली है उसका ही जो है हम प्रयोग करेंगे। चाहे हम किसी भी प्रश्न के तर्क में उत्तर दे रहे हो, या किसी सिद्धांत का हम स्पष्टीकरण दे रहे हो, या किसी फॉर्मूले का स्पष्टीकरण दे रहे हो, अगर हमारी शब्दावली से तकनीकी शब्दावली जो है तकनीकी शब्दावली गायब रहेगी तो वो आपका उत्तर गोलमोल सा दिखेगा। लेकिन अगर आपको जो है उस टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी वर्ड्स हैं, जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं, वो अगर आपको याद हैं तो आप बहुत अच्छे से उस टॉपिक को समझ पाएंगे और उसका उत्तर दे पाएंगे। तो ये थे यहाँ पर पेपर 3 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब अगर आपको मेंस में अच्छा मार्क्स लेके आने हैं, अच्छा स्कोर करना है, तो मेंस में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपके पास में क्वांटिटी भी होना चाहिए और क्वालिटी भी होना चाहिए। अब क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, उत्तर लिखते समय क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, ये हमें सिलेबस बताता है। अर्थात ये है कि हमको क्या पढ़ना है और किस टॉपिक को कितना पढ़ना है। ये हमें पूरा का पूरा सिलेबस से क्लियर हो जाएगा कि हमें फिजिक्स में किस टॉपिक को कितना पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ये सब कुछ हमें सिलेबस से क्लियर हो जाएगा। इसीलिए साइंस का जो सिलेबस है आप उसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अगर सिलेबस आपकी आंखों के सामने नहीं होगा तो हो सकता है आप वो चीज़ों को पढ़ लें जो काम की नहीं है और वो चीज़ें छूट जाएं जो काम की हैं। वहीं क्वालिटी पर भी हमको विशेष रूप से ध्यान रखना, और क्वालिटी का संबंध होता है कि आपकी प्रश्नों के उत्तर लिखने की उत्तर शैली कैसी है, या आप किस प्रश्न की या आप प्रश्न को किस शैली में उसका जवाब देते हैं। और उत्तर शैली, अच्छी उत्तर शैली वही होती है जिसमें आप शब्द सीमा का ध्यान रखते हैं। यदि आप तय शब्द सीमा में उत्तर लिख पा रहे हैं, आपका प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा है, आप सामान्य रूप से फ्लो चार्ट है, डायग्राम है,
ल्यूसिड तरीके से उसको लिख पा रहे हैं, आपके जो कीवर्ड्स हैं उनको आप आपके उत्तर में लिख पा रहे हैं, तो आपकी जो है उत्तर शैली बहुत अच्छी है। और हम पढ़ते समय जो है क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पर ही यहाँ पर ध्यान देते चले जाएंगे। राइट, अब हम यहाँ पर जो तृतीय प्रश्न पत्र है विज्ञान एवं तकनीकी, उसकी 4 यूनिट जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो पेपर 3 की 4 यूनिट मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें से यूनिट 1 हो जाएगी जिसमें भौतिकी है, फिजिक्स है, यूनिट 2 में रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, यूनिट 3 में जीव विज्ञान बायोलॉजी है, और यूनिट 6 में हेल्थ है। दरअसल हमारी जो हेल्थ की यूनिट है, जो कि हमने पेपर सेकेंड के पार्ट बी, राइट, पेपर सेकेंड में जो पार्ट बी है उसका ही अगला जो भाग है या आधा जो भाग बचा है वो यूनिट 6 में है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये 4 यूनिट में आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा। राइट, और इसमें से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका पैटर्न पूरा वही है। राइट, यहाँ पर 3 नंबर के जो प्रश्न पूछे जाएंगे जिसकी शब्द सीमा कितनी होगी, 10 शब्द या 1 पंक्ति में। तो 3 नंबर वाले प्रश्नों को आप 10 शब्दों में या 1 पंक्ति में लिखने की प्रयास करेंगे। 5 अंक के जो प्रश्न होंगे उनको 50 शब्दों में लिखना है या 5 से 6 पंक्तियों में उसका उत्तर देना है। वहीं 11 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है तो उसका उत्तर 200 शब्दों में लिखना है। राइट, या फिर हम कह सकते हैं कि 1 या 1 से 1.5 पेज में उसका उत्तर लिखना है। राइट, और आपकी जो लिखने की जो शैली है, अगर आप बहुत शब्दों को फैला के लिखते हैं या बहुत पास लिखते हैं तो इस पर आप अभी से ध्यान दीजिए, क्योंकि मेंस की जो उत्तर पुस्तिका है उसमें अब आपके लिए निश्चित स्थान होगा। इसलिए हो सकता है कि भले ही आप किसी भी प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों में लिख रहे हो, लेकिन अगर आपको फैला के लिखने की ज़रूरत है तो हो सकता है कि एक पेपर पर ये जो जितनी स्पेस या जितनी जगह आपको दी गई है उतनी जगह में आप आपका उत्तर ना लिख पाएँ। इसीलिए ध्यान रखें, आप अगर बहुत छोटे अक्षर बनाते हैं, बहुत बड़े अक्षर बनाते हैं तो उसका भी अभी से आप ध्यान रखें। अब हम यहाँ पर जो 4 यूनिट हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से समझते चलते हैं, और मेरा प्रयास ये रहेगा कि कौन सी यूनिट का संबंध किससे है वो भी हम यहाँ पर समझते चलें। तो जो यूनिट 1 है, पेपर 3 की यूनिट 1, वो है भौतिकी, और भौतिकी में पहला पॉइंट दिया है कार्य, बल एवं क्या दिया है, ऊर्जा। तो दरअसल यहाँ पर हमको कार्य क्या होता है, अब कार्य समझने के लिए आपको बल, दूरी और विस्थापन, जब तक आपको दूरी क्या होती है या विस्थापन क्या होता है, राइट, बल क्या होता है, त्वरण क्या होता है, जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक आप कार्य को समझ में नहीं आ पाएंगे। राइट, इसीलिए हम सबसे शुरू में जो है इकाइयाँ और मापन पढ़ेंगे। तो इकाइयाँ और माप, और यहाँ पर इकाइयाँ और माप पढ़ने का एक ये भी कारण है कि आप इकाइयाँ और माप से अच्छे से परिचित हो जाएं, ताकि जो आगे चलकर हम जो भी बल पढ़ेंगे, त्वरण पढ़ेंगे, गति पढ़ेंगे, मैकेनिक्स में हो जाएगा या विद्युत हो जाएगा या सेल हो जाएंगे, उसमें जो भी यूनिट्स आती हैं आप भली भांति से उनको समझने लग जाएं कि किसका मात्रक क्या होता है, उसका विमीय सूत्र क्या होता है। तो सबसे शुरुआत में हम जो भौतिक राशियां हैं और माप वो पढ़ेंगे, और दैनिक जीवन के जो उदाहरण हैं वो भी समझेंगे कि भारत में मापन की कौन कौन सी पद्धतियां रही हैं या भारत में मापन किस तरीके से होता था, इसको हम सबसे शुरू में पढ़ेंगे। उसके बाद में गति की अवस्थाएं देखेंगे कि विराम अवस्था क्या होती है और गति अवस्था क्या होती है। फिर गति को समझेंगे, गति के समझने के बाद ही हम विस्थापन को समझेंगे। राइट, तो गति का जो मापक है, गति के मापक 2 हो जाएंगे, दूरी हो जाएगा विस्थापन, दूरी विस्थापन से चाल और वेग पढ़ेंगे, फिर त्वरण पढ़ेंगे, तो ये हमारी दूसरी यूनिट हो जाएगी। फिर उसके बाद में हम जो है कि जब हमारा गति, फिर त्वरण, वेग और बल ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, कार्य। तो गति, वेग, त्वरण के बाद में हम बल पढ़ेंगे, फिर कार्य और उसके बाद में ऊर्जा। और इसमें से भी जो बल है, बल का भी बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें आपको यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल दिया हुआ है और घर्षण बल दिया हुआ है।
ये दोनों को पढ़ना है। वहीं वायुमंडलीय दाब को भी पढ़ना है और साथ ही कार्य, सकारात्मक कार्य, नकारात्मक कार्य, जीरो कार्य, ये हमको पढ़ते चले जाना है। फिर यहाँ पर ध्वनि को बहुत ही अच्छे से एलाबोरेट करके लिखा है। ध्वनि से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं वो स्पेसिफिकली यहाँ पर मेंशन है। सबसे पहले तो ध्वनि की परिभाषा, फिर ध्वनि के प्रसार का माध्यम क्या है, अर्थात हमें यहाँ पर थोड़ी बहुत तरंगें भी समझनी पड़ेंगी कि यांत्रिक मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स कैसी होती हैं। फिर जो अनुप्रस्थ तरंगें हैं, अनुदैर्घ्य तरंगें कैसी हैं। तो हमें यहाँ पर ध्वनि का जो प्रसार माध्यम है वो समझने के लिए तरंगों के प्रकार भी हम यहाँ पर देखते चलेंगे। फिर ध्वनि के प्रकार में जो है श्रव्य और अपश्रव्य ध्वनि, फिर शोर और संगीत में क्या अंतर होता है, ध्वनि से संबंधित जो शब्दावली। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इन्होंने जो है मेंस का सिलेबस उसमें टाइप है ध्वनि, लेकिन ध्वनि से संबंधित जो शब्दावली है, आयाम है या तरंग लंबाई जिसको तरंग दैर्घ्य भी कहते हैं, कंपन की आवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से देखें तो ये जो 4 टॉपिक हैं ये बताते हैं कि हमको तरंग पढ़ना है। तरंग का कहीं पर भी मेंशन नहीं है, लेकिन सबसे पहले हम जो वेव्स हैं, तरंग है, वो पढ़ेंगे। फिर तरंग का जो प्रोपोगेशन या संचरण किस तरीके से होता है, किस प्रकार से होता है, तो तरंगों का प्रसार का माध्यम, तरंगों के जो कुछ शब्दावली है जैसे एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आवर्तकाल क्या होता है, वो पढ़ लेंगे। उसके बाद में हम समझेंगे ध्वनि और फिर ध्वनि की जो श्रव्य अपश्रव्य ध्वनि, शोर और संगीत में अंतर। फिर यहाँ पर विद्युत, दरअसल विद्युत जो है नॉर्मली आपने जो विद्युत पढ़ा होगा उसमें हम ओम का नियम, प्रतिरोध, वोल्टेज, राइट, फिर करंट वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर दिया है परिपथ और विभिन्न प्रकार के सेल। तो हम यहाँ पर विद्युत जो है विभव क्या होता है, आवेश क्या होता है, विद्युत धारा, विद्युत विभवांतर, ओम का नियम, ये बेसिक रूप से पढ़ेंगे। और हमारा जो मुख्य फोकस रहेगा वो रहेगा विभिन्न प्रकार के सेल। प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, द्वितीयक सेल किसे कहते हैं, फिर उन दोनों सेलों में क्या अंतर होता है। प्राथमिक सेलों में जो शुष्क सेल हो जाएगा, लेक्लांसी सेल हो जाएगा, राइट, बोल्टीय सेल हो जाएगा। और द्वितीयक सेलों में जो सीसा संचायक सेल है या नीफे सेल है, इनकी बनावट, संरचना क्या है, इनके गुण कौन से हैं, इनके दोष कौन से हैं। वहीं विभिन्न प्रकार के परिपथ में इसमें हम जो है समांतर परिपथ क्या होता है, राइट, जो है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, राइट, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और परिपथ में संट क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, अमीटर क्या होता है, उनको किस क्रम में जोड़ते हैं, ये पूरा हो जाएगा। चुंबक भी अच्छा दिया है, जैसे गुण, फिर कृत्रिम चुंबक का निर्माण कैसे होता है, इसके उपयोग क्या होते हैं। प्रकाश क्या है, प्रकाश की परावर्तन के नियम, अपवर्तन पढ़ना है। फिर परावर्तन से दर्पण और दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, फिर लेंस, अपवर्तन पढ़ेंगे। अपवर्तन के बाद में लेंस, और लेंस से जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी 6 स्थितियाँ और 2 स्थितियाँ, वो सब कुछ पढ़ेंगे। और ऊष्मा में तापमापन, थर्मामीटर, ऊष्मा का रूपांतरण इत्यादि, ये सब कुछ जो है वो एक यूनिट में विधिवत तरीके से हम पढ़ेंगे। यूनिट 2 जो है इसका संबंध है केमिस्ट्री से, और केमिस्ट्री में यहाँ पर पहला जो टॉपिक दिया है वो है तत्व, यौगिक एवं मिश्रण। दरअसल हम पहले ही सब कुछ समझ लेंगे कि जो पदार्थ है या द्रव्य है, राइट, पदार्थ, द्रव्य या मैटर क्या होता है, फिर उसमें से शुद्ध पदार्थ कौन सा होता है, यौगिक कौन सा होता है, फिर तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, मिश्रण क्या होता है। तो तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है, इन तीनों में अंतर क्या होता है। तो तत्व, यौगिक और मिश्रण की परिभाषाएं समझेंगे। फिर रासायनिक प्रतीक, तो ध्यान रखें यहाँ पर कई तत्वों के या यौगिकों के या मिश्रणों की जो है रासायनिक प्रतीक पढ़ेंगे। जैसे कई कंपाउंड्स हैं और जो यौगिक हैं उनको फिर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएंगे और नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएंगे। तो सभी कंपाउंड्स के यहाँ पर जो है रासायनिक प्रतीक भी पढ़ना है। फिर जो तत्व है या यौगिक है या मिश्रण है उनके गुण क्या होते हैं, और कोई अगर तत्व जो है पृथ्वी पर पाया जा रहा है तो उसकी उपलब्धता
कितनी है, भूपर्पटी में वो कितना पाया जाता है और उसका वितरण कहाँ है। ये हमारा पहला टॉपिक हो जाएगा। दूसरे में जो है पदार्थ, और पदार्थ में भी जो तत्व है, तत्व में हम यहाँ पर धातुएं और अधातुएं बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। धातुएं किन्हें कहते हैं, उनके भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, राइट, वो पढ़ेंगे। वैसे अधातुएं, फिर कुछ धातु और अधातु के महत्वपूर्ण जो हैं उदाहरण समझेंगे। और अब यहाँ से समझिए, यहाँ से एक तो ये टॉपिक अलग हो जाएगा। यहाँ से जो दूसरा टॉपिक है आवर्त सारणी एवं आवर्तता, इसको भी हम बिल्कुल अलग से ही पढ़ेंगे। तो जो आवर्त सारणी है, राइट, आवर्त सारणी कैसे विकसित हुई है, आवर्त सारणी के विकास में किन किन वैज्ञानिकों ने जो है योगदान दिया है, आवर्त सारणी में जो तत्व हैं वो किस क्रम में रखे गए हैं, राइट, और जो आवर्तता है वो भी हम समझेंगे। तो ये यहाँ पर एक अलग क्या हो जाएगा, टॉपिक हो जाएगा। फिर यहाँ पर परमाणु संरचना, तो परमाणु क्या होता है, परमाणु की संरचना क्या है, वो पूरा पढ़ेंगे। फिर इसके साथ ही संयोजकता या वैलेंसी क्या होती है, और यहाँ पर बंध, जो बंध है, राइट, जितने भी बॉन्ड हैं, बंध कितने प्रकार के होते हैं, फिर उन बंधों की विशेषता क्या होती है, और वो बंध जिस रासायनिक यौगिक में पाए जाते हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो पूरा का पूरा हम समझेंगे, राइट। अब यहाँ से जो है मॉडर्न फिजिक्स आ गई है, राइट, परमाणु संलयन और क्या हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा। तो परमाणु संलयन क्या होता है और विखंडन क्या होता है, रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं, परमाणु संलयन का कहाँ पर उपयोग होता है, विखंडन का कहाँ पर उपयोग होता है, राइट, परमाणु जो भट्टी है या न्यूक्लियर बम है, ये पूरा का पूरा इस टॉपिक में यहाँ पर आ जाएगा। तो एक तरीके से ये पॉइंट में दो भाग हैं, इसमें से भी अगर आप देखें तो परमाणु संरचना एक टॉपिक हो जाएगा, जो बंध हैं वो दो टॉपिक हो जाएंगे, परमाणु संलयन और विखंडन तीसरा हो जाएगा, और जो संयोजकता है ये भी हमारे काम आएगी जब हम रासायनिक परिवर्तन पढ़ेंगे या रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। फिर ये एक टॉपिक बहुत अच्छा है, अम्ल, क्षार और लवण क्या होते हैं, और पीएच मान सूचक क्या होता है, जिससे हमें अम्ल या क्षार की उपस्थिति का पता चलता है। फिर दैनिक जीवन में रसायन का प्रयोग, ये पढ़ना है। फिर इकाई 3 जिसका संबंध बायोलॉजी से है या जीव विज्ञान है, इसमें नॉर्मली जो हम शुरुआत करेंगे वो करेंगे यहाँ पर कोशिका से। तो कोशिका की संरचना एवं कार्य, ये एक टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर भले ही ये इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन जंतुओं एवं पौधों का वर्गीकरण, ये अपने आप में क्या हो जाएगा, एक अलग टॉपिक हो जाएगा। तो जंतुओं एवं पौधों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया, उसके बाद में उनको कितने वर्गों में बांटा गया है, कितने जगत में बांटा गया, कितने किंगडम में बांटा गया है, फिर जंतुओं के कितने किंगडम है, पौधों के, वो पूरा का पूरा हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये कोशिका संरचना एवं कार्य ये अलग टॉपिक हो जाएगा, जंतु एवं पौधों का वर्गीकरण ये अलग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ही हम समझ पाएंगे कि सूक्ष्मजीव क्या होते हैं। और दरअसल वर्तमान समय में जो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का या कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी फूड चेन जो है वो क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है, उससे बचने के लिए जो जैविक कृषि है उसमें इन सूक्ष्म जीवों का क्या प्रयोग होता है। दरअसल हम यहाँ पर उन सूक्ष्म जीवों को पढ़ेंगे जो हमारे दैनिक जीवन में हमारे लिए उपयोगी होते हैं, चाहे वो दूध में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हों या फिर पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव। फिर यहाँ पर अगला हो जाएगा पौधों, पशुओं एवं मनुष्यों में पोषण पढ़ना है, राइट। फिर संतुलित आहार, जिसको मैंने अभी आपको कुछ यूनिट में बताया था, विटामिन संतुलित आहार में ही आ जाएगा, हीनता जन्य रोग हो जाएंगे, राइट। तो ये टॉपिक एक हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर जो हार्मोन है, राइट, हार्मोन अपने आप में एक अलग टॉपिक है जिसको हम अलग से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो पूरा का पूरा एंडोक्राइनोलॉजी है, मानव शरीर की जो ग्रंथियाँ हैं, ग्रंथियों को हम अच्छे से पढ़ेंगे, कौन से हार्मोन किस ग्रंथि से स्त्रावित होते हैं और मानव शरीर के संचालन में उनका क्या योगदान होता है वो पढ़ेंगे। फिर मानव शरीर के अंग,
संरचना एवं कार्यप्रणाली। दरअसल इसको हम एक ही उसमें पढ़ लेंगे कि मानव शरीर के जितने भी तंत्र हैं, जैसे श्वसन तंत्र हो जाएगा, पाचन तंत्र हो जाएगा, निष्कर्षण तंत्र हो जाएगा, परिसंचरण तंत्र हो जाएगा, कंकाल तंत्र हो जाएगा, राइट, और तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। तो इन सभी तंत्रों में, इन सभी तंत्रों की जो है कार्यप्रणाली कैसी है, फिर ये जो सभी तंत्र हैं उसमें आवश्यक अंग कौन कौन से हैं, और जो इन तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, तो इस टॉपिक को भी हम पढ़ेंगे। ये थोड़ा ये है कि यहाँ पर जो जितने भी ऑर्गन सिस्टम है वो थोड़ा हमको डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे, और हम उनको एक एक करके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि शरीर के सभी अंग को भी आप समझ लें, उनका कार्यप्रणाली भी आप समझ लें, राइट। और जीवों में श्वसन, दरअसल ये ह्यूमन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हम उसमें ही जीवों में श्वसन को पढ़ लेंगे, राइट। वैसे ही पौधों और जो है पशुओं में परिसंचरण तंत्र, राइट, ट्रांसपोर्टेशन जो है, इसको भी हम इसी में समझ लेंगे। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर जब ये संरचना हम इनको यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ पर पढ़ने की क्या आवश्यकता है। दरअसल क्या है कि कुछ जीव हम यहाँ पर जो है मानव शरीर के जो है अंग उनको पढ़ेंगे, लेकिन जब हम जीवों में श्वसन को पढ़ेंगे तो दरअसल क्या होते हैं कि कई जीवों में श्वसन के अलग अलग अंग होते हैं। जैसे मछलियों में गिल्स हो जाएंगे, राइट, तो पक्षियों में श्वसन के अलग जो है अंग हो सकते हैं, राइट, और जो है पक्षियों में या सूक्ष्म जीवों में, तो यहाँ पर भी उसको पढ़ना है। तो यहाँ पर हम श्वसन पढ़ेंगे। मनुष्य में श्वसन तंत्र को हम यहाँ पर पढ़ चुके होंगे, लेकिन यहाँ पर चाहे वो जलीय जीव हों, चाहे वो सूक्ष्म जीव हों, चाहे वो पक्षी हों, उनमें श्वसन तंत्र कौन कौन से होते हैं उनको ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे ही परिसंचरण तंत्र या जो परिवहन तंत्र है वो भी हम सभी जीवों में पढ़ेंगे, राइट। वैसे ही पशुओं और पौधों में प्रजनन को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, राइट। और जो जनन है, जनन की विधियाँ, लैंगिक जनन विधियाँ हो जाएंगी, अलैंगिक जनन विधि हो जाएंगी, जिसमें मुकुलन क्या होता है, विखंडन क्या होता है, राइट, वो सब कुछ हम जो है पौधों में और इसमें पढ़ेंगे। और आखिरी में स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं बीमारियाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम कई बार जो है हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे एक तो हमने जो है हमारी पेपर सेकंड की पार्ट वी की यूनिट 5 में भी हमने जो है वो बीमारियों को पढ़ा है, राइट। यहाँ पर ही जो है हीनता जन्य रोग हैं जिनको हम कुपोषण में भी जो है हम पढ़ चुके हैं, राइट। और इसके साथ ही हमारा जो स्वास्थ्य है उसमें भी यहाँ पर रोग हैं, तो जो जितने भी रोग हैं हम उनको अच्छे से पढ़ेंगे। फिर हो जाएगी यूनिट 6 जो कि है हेल्थ की। हेल्थ में हम जो बेसिक है हेल्थ का कि हेल्थ यूनिट 6 हेल्थ या स्वास्थ्य हो जाएगी, जिसमें हमने पेपर सेकेंड की पार्ट बी की यूनिट 5 में जो है हेल्थ का पूरा बेसिक पढ़ लिया है। स्वास्थ्य क्या होता है, स्वास्थ्य शिक्षा क्या होती है, राइट। फिर निरोधात्मक स्वास्थ्य क्या होता है, तो उपचारात्मक स्वास्थ्य क्या होता है। वैसे ही रोगों को हम यहाँ पर स्पेशली पढ़ेंगे कि रोग भी जो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, तो रोग संक्रामक रोग एवं गैर संक्रामक रोग दोनों पढ़ेंगे। फिर उनकी रोकथाम, यहाँ पर एक चीज़ और आप ध्यान रखना, जो पार्ट बी की यूनिट 5 है उसमें रोगों का उपचार है और यहाँ पर रोगों की क्या है, रोकथाम है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमको बताना है कि क्यूरेटिव जो है, क्यूरेटिव या उनकी रोकथाम कैसे की जाती है। और पार्ट बी में हमसे पूछा गया था कि संक्रामक रोगों की जो हो जाएगा प्रिवेंशन, उसमें वैक्सीन्स को प्रमुखता देनी थी। अब हालांकि हम यहाँ पर सभी रोगों को एक तरीके से पढ़ेंगे कि उस बीमारी को रोकने के लिए कौन कौन से इंजेक्शंस, कौन सी मेडिसिन्स या कौन कौन सी वैक्सीन्स जो हैं वो अवेलेबल है, राइट। फिर राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम जो है हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिर आयुष पद्धति, आयुष चिकित्सा पद्धति, जिसमें ए फॉर क्या हो जाएगा, आयुर्वेद हो जाएगा, बाय फॉर क्या हो जाएगा, योगा, फिर यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। ये चिकित्सा पद्धतियाँ क्या होती हैं। वर्तमान समय में आपने देखा होगा कि एलोपैथिक वर्सेस जो आयुष है उनके बीच में भी जो है झगड़े चल रहे हैं। कारण क्या है कि सरकार ने जो है शल्य चिकित्सा या कई प्रकार की जो है कई प्रकार की बीमारियों की ठीक करने में आयुष पद्धति को भी क्या है, आयुष पद्धति को अलाउ कर दिया, जिसकी वजह से एलोपैथी जो है, एलोपैथी डॉक्टरों ने इनकी हड़ताल की थी।
इसलिए अच्छे अच्छे प्रश्न इसमें से बन सकते हैं। तो ये सभी पद्धतियां क्या होती हैं इनकी जानकारी पढ़ेंगे। फिर केंद्र एवं राज्य शासन की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी कल्याणकारी योजनाएं और केंद्र एवं राज्य शासन के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संगठन, ये हमारी यूनिट 6 का क्या रहेगा, सिलेबस रहेगा। तो ये 4 यूनिट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और हेल्थ, ये मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो हम इन टॉपिक में जो है फिजिक्स से शुरुआत करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।